निम्नलिखित में से कौन सी फसल क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है? चावल। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये फसलें देश के कुल फसली क्षेत्रफल के लगभग 2/3 हिस्से पर कब्जा कर लेती है। देश के सभी हिस्सों में खाद्यान्न प्रमुख फसलें हैं, चाहे उनके पास निर्वहन या वाणिज्यिक कृषि अर्थव्यवस्था हो। अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को अनाज और दालों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनाज भारत में कुल फसली क्षेत्रफल के लगभग 54% क्षेत्र पर होता है। देश दुनिया के लगभग 11% अनाज का उत्पादन करता है। चीन और यूएस देश दुनिया के लगभग 11% अनाज का उत्पादन करता है और चीन और यूएस के बाद उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। भारत विभिन्न प्रकार के अनाज का उत्पादन करता है, जिन्हें महीन अनाज, चावल, गेहूं और मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी आदि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारत में चावल का उत्पादन भारत में आबादी के विशाल बहुमत के लिए एक मुख्य भोजन है। हालांकि इसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्रों की फसल माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर ऊंचाई तक और पूर्वी भारत में आर्द्र क्षेत्रों से सफलतापूर्वक उगाए जाते हैं और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी के शुष्क लेकिन सिंचित क्षेत्रों के लिए और उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी राज्यों और पश्चिमी बंगाल में जलवायु की स्थिति एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलों की खेती की अनुमति होती है। पश्चिम बंगाल में किसान चावल की 3 फसलें उगाते हैं, औस, अमन और बोरो कहा जाता है, लेकिन देश के हिमालय और उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मौसम में खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है। भारत दुनिया में चावल उत्पादन में 21.9% का योगदान देता है और सन 2017 में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। देश में कुल फसली क्षेत्र का लगभग 1/4 भाग चावल की खेती के लिए अधीन है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य हैं। चावल की उपज का स्तर पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल में अधिक है। इसमें से पहले 4 राज्यों में चावल की खेती के तहत लगभग पूरी भूमि सिंचित है। पंजाब, हरियाणा पारंपरिक चावल उगाने वाले क्षेत्र नहीं है। हरित क्रांति के बाद 1970 के दशक में पंजाब और हरियाणा में सिंचित क्षेत्रों में चावल की खेती शुरू की गई थी। बीज की आनुवांशिक रूप से उन्नत किस्में, उर्वरा और कीटनाशकों का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग और शुष्क जलवायु परिस्थितियों के कारण कीटों के लिए फसल की संवेदनशीलता का निम्न स्तर इस क्षेत्र में चावल की उच्च उपज के लिए जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के वर्षा सिंचित क्षेत्रों में इस फसल की उपज बहुत कम है। कौन सा युग्म सही नहीं है? कोरवा जनजाति उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला। न तो 1 न तो न ही 2। कोरवा जनजाति उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाई जाती है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के बहराइच और लखीमपुर जिलों में पाई जाती है। भोटिया भारत के उत्तर प्रदेश के बहराइच, गोंडा, लखीमपुर, लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर नगर, कानपुर देहात और खीरी जिलों में रहते हैं। जौनसारी और रांची की अधिकतम आबादी खीरी और गोरखपुर जिलों में है। भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर और आगरा जिले में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस हर महीने के निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? पहले और तीसरे शनिवार को। पहले तहसील दिवस महीने के हर मंगलवार को मनाया जाता था, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई सन 2021 में इसे बदलकर पहले और तीसरे शनिवार को कर दिया। उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तहसील दिवस सरकार की एक ऐसी योजना है जो आम लोगों की समस्याओं से निजात दिलाने में अहम साबित हो सकती है। बैठक में तहसील के अधिकारी आम आदमी की समस्या सुनने और शिकायतें लिखने आते हैं। तदनुसार तहसील दिवस पर प्राप्त शिकायतों का निराकरण शिकायत प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर किया जाता है। दूसरे और चौथे शनिवार को थाना दिवस के रूप में मनाया जाता है। थाना दिवस पर प्राप्त शिकायतों का निराकरण भी शिकायत प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर करना होता है। सन 2017 से तहसील दिवस को संपूर्ण समस्या समाधान दिवस के रूप में भी जाना जाता है। कोल्क 94-184 एक है उच्च चीनी उपज देने वाली गन्ना किस्म।
COL के 94,184 है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने गन्ने की उच्च उपज देने वाली किस्म विकसित की है। कॉल्क 94,184 दो वांछनीय विशेषताओं का एक दुर्लभ संयोजन है, अर्थात जल्दी परिपक्वता और अच्छी रतून क्षमता होती है। यह किस्म क्षेत्र में मौजूदा गन्ना किस्मों की कम चीनी और खराब तर्कसंगतता के मुद्दे को हल करने में मदद होती है। यह किस्म आर्द्रता के दबाव और जलभराव दोनों का सामना कर सकती है, इसलिए यह उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी की पुनः प्राप्ति और गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने में सक्षम है। इससे किसान प्रति हेक्टेयर 76 टन गन्ने की कटाई कर सकता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। उत्तर प्रदेश मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। AD पाठक वर्तमान निर्देशक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है? अमनगढ़ उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में सबसे प्रतिष्ठित, महत्वपूर्ण, सुंदर और सबसे समृद्ध वन क्षेत्रों में से एक है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था। जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बना तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। इसका क्षेत्रफल 95 वर्ग किलोमीटर है और यह उत्तर प्रदेश के केवल 3 बाघ अभयारण्यों में से एक है। अन्य दो दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व यहाँ बाघों, हाथियों और अन्य जंगली जानवरों के एक विस्तृत विविधता का घर है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिजनौर में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर न्यू कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कर दिया गया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले में स्थित है। सन 2020 में इसे पिछले 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को रिजर्व का उत्तरी किनारा भारत नेपाल सीमा के साथ स्थित है, जबकि दक्षिणी सीमा शारदा और खाकरा नदियों द्वारा चिन्हित है। इसमें कई जल निकायों के साथ उच्च साल के साथ वन, बागवान और घास के मैदान हैं। 127 जानवरों, 326 पक्षी प्रजातियों और 2100 फूलों के पौधों के लिए निवास स्थान है। 2100 हाँ। जंगली जानवरों में बाघ, दलदली, हिरण, बंगाल फ्लोरिकन, तेंदुआ आदि शामिल हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व भारत नेपाल सीमा पर स्थित उत्तर प्रदेश का एक संरक्षित क्षेत्र है। दुधवा नेशनल पार्क में समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के अलावा पक्षियों, सरीसृपों, जंगली हाथियों, जलीय जानवरों एवं एक सींग वाले गैंडे की कई प्रजातियां। इसके आबादी प्राकृतिक वन आवरण में घास के मैदानों का विशाल क्षेत्र और आर्द्र भूमि है। यह यूपी की इकलौती जगह है जहां टाइगर और गैंडे दोनों को एक साथ देखा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कर्नाटक राज्य भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसने 19 और 20 के दौरान भारत में कुल कॉफ़ी का लगभग 70% योगदान दिया। कुल उत्पादन लगभग 2,03,445 मीट्रिक टन कॉफ़ी उत्पादन था। कोडागू, चिक्कमगलुरु और हसन जिले कॉफ़ी के सबसे बड़े उत्पादक हैं। रोबस्टा और अरेबिका भारत में पाई जाने वाली 2 प्रकार की कॉफ़ी है। कॉफ़ी के विकास के लिए जलवायु परिस्थितियाँ, इसके लिए गर्म आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसमें तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर होती है। कोई पाला, हिमपात और 30 डिग्री से ऊपर का उच्च तापमान और तेज़ धूप नहीं होना चाहिए। आमतौर पर छायादार पेड़ों के नीचे उगाया जाता है। केरल भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। मिल्पा एक कृषि पद्धति है जिसका पालन किया जाता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में फ्लैश एंड बर्न कृषि को मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मासोल, इंडोनेशिया में लंडाग, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। भारत में खेती के इस आदिम रूप को मध्य प्रदेश में सावधान या दाहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा, उड़ीसा में पामा डाबी या कोमन और बिंग्रा में
या बिंगरा में कुमारी कहा जाता है। पश्चिमी घाट दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बलरे या वाल्ट्रे, हिमालयी क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरुआ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झूमिंग कहा जाता है। इसमें जंगलों को साफ कराना, पराली को जलाना और कुछ वर्षों के लिए ज़मीन पर खेती करना शामिल है। फिर दूसरे भूखंड पर जाने से पहले पुराने पैच को पुनर्जनन के लिए छोड़ दिया जाता है। इसे झूमिंग या स्लैश एंड बर्न कृषि के रूप में भी जाना जाता है। खेती के इस तरीके का पारिस्थितिकी जैव विविधता, आवास और अन्य प्राकृतिक विशेषताओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह वन आवरण के नुकसान, गिरावट का कारण बनता है, जिससे मिट्टी का क्षरण होता है और नदियों और जल निकायों के जलग्रहण क्षेत्र का क्षरण होता है। स्थानांतरित खेती कृषि पद्धति या खेती प्रणाली का एक रूप है, जिसमें जमीन के एक क्षेत्र को वनस्पति से साफ किया जाता है और कुछ वर्षों के लिए खेती की जाती है, फिर एक नए क्षेत्र के लिए छोड़ दिया जाता है, जब तक कि इसकी उर्वरता स्वाभाविक रूप से बहाल नहीं हो जाती। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 250 बिलियन से अधिक आबादी स्थानांतरित खेती के अभ्यास से निर्वाह प्राप्त करती है और पारिस्थितिक परिणाम अक्सर हानिकारक होते हैं। इसके विविध रूप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का एक प्रचलित अभ्यास बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोगों से विभिन्न फीडबैक प्राप्त करने और उन्हें राज्य की विभिन्न योजनाओं के बारे में सूचित करने के लिए लॉन्च किया गया है? माई गवर्नमेंट मेरी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार लोगों को फीडबैक प्राप्त करेगी और उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी देगी। पोर्टल अपनी कुशल सेवाओं के लिए जाना जाएगा। पोर्टल का उद्देश्य राज्य सरकार के साथ आम नागरिकों के जुड़ाव को बढ़ावा देना है। यूपीएफपीओ शक्ति जमीनी स्तर पर किसानों को लाभान्वित करना। यूपी राइज छात्र सशक्तिकरण के लिए एकीकृत पुनर्कल्पित नवाचार, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षुओं के छात्रों को एकीकृत सशक्तिकरण की दृष्टि से तकनीकी शिक्षा विभाग और प्रशिक्षण, रोजगार और कौशल विकास मिशन का एक सामूहिक प्रयास है। जन सुनवाई ऐप या वेबसाइट को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तरी राज्य में एक समन्वित शिकायत निवारण तंत्र को सक्षम करने के लिए विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी लाल और काली मिट्टी के पैच के साथ मिश्रित होती है? विंध्याचल, उच्च भूमि और पठार। उत्तर प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र गंगा प्रणाली की धीमी गति से बहने वाली नदियों द्वारा फैली जलोढ़ की गहरी परत से आच्छादित है। यह अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी रेतीली से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी तक होती है। राज्य के दक्षिण भाग में मिट्टी आमतौर पर लाल और काली या लाल से पीली मिश्रित होती है। विंध्याचल हाईलैंड्स और पठारों की मिट्टी। यह क्षेत्र पहाड़ी इलाकों और शुष्क परिस्थितियों को प्रदर्शित करता है। इस क्षेत्र में मिट्टी आमतौर पर विंध्य चट्टानों से विकसित होती है, जिसमें गनीस ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट आदि शामिल हैं। मिट्टी की किस्म पथरीली और बजरी के साथ महीन दोमट होती है। इस क्षेत्र की मिट्टी में मिश्रित लाल और काले रंग हैं। ये प्रकृति में थोड़ी क्षारीय होती है, अत्यधिक जल निकासी वाले होते हैं, इनमें कम उपलब्ध जल क्षमता होती है। इस क्षेत्र में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चना, अरहर हैं। निम्नलिखित में से किसने किसान स्टोर शुरू करने की घोषणा की थी? अमेजन इंडिया ने किसान स्टोर शुरू करने की घोषणा की थी। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो पूरे भारत में किसानों को 8,000 से अधिक कृषि प्रविष्टि जैसे बीज कृषि उपकरण और सहायक उपकरण, पौधे की सुरक्षा, पोषण और बहुत कुछ प्राप्त करने में सक्षम करेगा। छोटे और मध्यम व्यवसायों द्वारा सूचीबद्ध से ये उत्पाद अमेजन इंडिया पर प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर उपलब्ध होगी। किसान amazon.in पर हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम सहित 5
भारतीय भाषाओं में से किसी एक का उपयोग करके खरीदारी करना शुरू करना चुन सकते हैं। किसान देश भर में 50,000 प्लस अमेजन ईजी स्टोर में से किसी एक पर भी जा सकते हैं और सहायक खरीदारी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अमेजन ईजी स्टोर के मालिक किसानों को चयन ब्राउज करने, उनके पसंद के उत्पादन को पहचान करने के, अमेजन अकाउंट बनाने, ऑर्डर देने और खरीदने के लिए चेकआउट करने में मदद करेंगे। किसान 20 से अधिक ब्रांडों के हजारों कृषि उत्पादों के चयन में से चुन सकते हैं। डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत के कृषि मंत्रालय ने हाल ही में 6 राज्यों के 100 गांवों में एक पायलट परियोजना के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी दिग्गज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? माइक्रोसॉफ्ट। भारतीय कृषि मंत्रालय ने फसल के बाद प्रबंधन और वितरण सहित स्मार्ट और सुव्यवस्थित कृषि के लिए किसान इंटरफेस विकसित करने के लिए एक स्थानीय डिजिटल भागीदारी के रूप में माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह पायलट परियोजना 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के 10 जिलों से शुरू होने जा रही है। परियोजना की अवधि 1 वर्ष होगी। इस परियोजना से खेती आसान होगी और किसानों की लागत में कमी आएगी। अन्य सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के साथ देश के एक जीवंत डिजिटल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन करने तथा बनाने का प्रस्ताव सरकार का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना, ताकि उन्हें यह निर्णय लेने में मदद मिल सके कि कौन सी फसल उगानी है, उनकी मिट्टी की उर्वरता के अनुसार किस प्रकार के बीजों का उपयोग किया जाना है और उपज को अधिकतम करना है। किसान डेटाबेस। हमारी सरकार ने हर दूसरे क्षेत्र के साथ डिजिटलीकरण के महत्व को कृषि में भी डिजिटलीकरण समावेशन को मान्यता दी है। मंत्रालय एक सम्मिलित किसान डेटाबेस बना रहा है जिससे देश भर के किसानों के भूमि रिकॉर्ड को जोड़ा जाएगा और एक अद्वितीय किसान आईडी बनाई जाएगी। यह आईडी किसानों को लाभ प्रदान करने और केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से सहायता प्रदान करने के लिए जानकारी प्राप्त करने के स्रोत के रूप में कार्य करती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि सेना योजना कब शुरू की गई? सन 2013 में। भूमि सेना योजना उत्तर प्रदेश में 8 अगस्त सन 2013 को अखिलेश द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना बंजर क्षारीय मिट्टी और ऊबड़ खाबड़ भूमि के सुधार के लिए शुरू की गई थी। इस योजना में राज्य के खेती के क्षेत्र को बढ़ाने में मदद मिलेगी। उपयोग के लिए उपयुक्त होने के लिए लगभग 44,000 हेक्टेयर बंजर क्षारीय और ऊबड़ खाबड़ भूमि को पुनर्प्राप्त करने के लिए वित्तीय वर्ष सन 2013-14 के लिए योजना शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार नियम UPBSN एक निकाय है जो यूपी सरकारी उपक्रम राज्य के 17 जिलों में इस योजना को क्रियान्वित कर रहा है। इसके अंतर्गत अनुपजाऊ भूमि का विकास, तालाबों का पुनर्वास एवं जलभराव क्षेत्र का समुचित जल निकासी विकास के माध्यम से उपचार किया जा रहा है। योजना में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल है। चयनित आवंटियों छोटे और सीमांत किसानों की सोडिक बंजर और जलभराव वाली भूमि का उपचार, वानिकी कृषि वानिकी बागवानी आदि के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भूमि सैनिकों के माध्यम कृषि योग्य बंजर भूमि का उपचार, जल कृषि अथवा मत्स्य पालन और सिंघाड़ा की खेती के लिए तालाबों का पुनर्निर्माण और जल संचयन के माध्यम से भूजल स्तर में सुधार, आवश्यकता पड़ने पर वांछित प्रशिक्षण देकर एक संगठित, अनुशासित और सक्रिय शक्ति के रूप में भूमि सेना का गठन और इस बल को भूमि जल प्रबंधन के लिए तैयार करना। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
PUAT भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के डैश में एक विश्वविद्यालय है, मेरठ। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ में एक कृषि विश्वविद्यालय है। भारत की विश्वविद्यालय की स्थापना 2 अक्टूबर सन 2000 में को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 के तहत की गई थी। SBPUAT उत्तर प्रदेश सरकार और ICAR द्वारा मान्यता प्राप्त वित्त पोषित संस्थान है। यह भारत सरकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल है। मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक शिक्षा केंद्र है जिसमें कुल 4 विश्वविद्यालय, 50 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज, 27 अन्य कॉलेज और संस्थान हैं। SBPUAT में विभिन्न शाखाओं विशेषकर कृषि, ग्रामीण उद्योग और व्यावसायिक और अन्य संबद्ध विषयों में अध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश के ग्रामीण लोगों की शिक्षा का प्रावधान है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कृषि, अन्य समग्र विज्ञान और उपक्रम क्षेत्र और विस्तार कार्यक्रमों का अनुसंधान और अभियोजन है। अक्टूबर सन 2020-21 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किस राज्य से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना शुरू की थी? PMASBY उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर सन 2021 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना PMASBY की शुरुआत की। वे राज्य में 9 मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन करेंगे। यह योजना देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए है। सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक होगी। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगी। PMASBY का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधारभूत संरचना, विशेष रूप से शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण देखभाल सुविधाओं और प्राथमिक देखभाल में महत्वपूर्ण रिक्तियों को भरना है। एक्सक्लूसिव क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक के माध्यम से देश के 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में क्रिटिकल केयर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सभी जिलों में एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। PMASBY के तहत एक स्वास्थ्य के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, वायरोलॉजी के लिए 4 नए राष्ट्रीय संस्थान, WHO दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान मंच, 9 जैव सुरक्षा स्तर थर्ड प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। PMASBY का लक्ष्य ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी प्रयोगशाला का एक नेटवर्क विकसित करके एक सुचारू प्रौद्योगिकी सक्षम रोग निगरानी प्रणाली का निर्माण करना है। सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर की आधारशिला रखने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का दौरा किसने किया था? रामनाथ कोविंद। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 11 सितंबर सन 2021 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का दौरा किया। अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर की आधारशिला रखी। इन्होंने मल्टी लेवल पार्किंग, एडवोकेट चैम्बर, लाइब्रेरी और एक सभागार की आधारशिला भी रखी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नए परिसर में अदालत के वकीलों के लिए लगभग 2600 कक्ष होंगे। पूरे प्रोजेक्ट के लिए 6000 करोड़ रुपए आदि जारी किए जा चुके हैं। प्रयागराज में झालवा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। जनपद पंचायत की अस्थायी समिति का कार्यकाल है 5 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी का विचार
जनपद पंचायत या पंचायत समिति या जिला पंचायत जिला परिषद नामक दो अलग अलग स्तरों तक फैला हुआ है। जनपद और जिला पंचायतों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को सरकारी योजना धनराशि मिलती है। जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें हैं। जनपद पंचायत ब्लॉक स्तर पर विकासात्मक योजनाएं बनाती हैं। प्रत्येक पंचायत समिति में 5 अस्थायी समितियां होती हैं। जनपद पंचायत की अस्थायी समितियों का कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्य सरकार का एक अधिकारी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जनपद पंचायत से जुड़े सभी विकासों और कार्यों के त्वरित निष्पादन के लिए नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक फसल नहीं है? बाजरा। बाजरा एक व्यावसायिक फसल एक कृषि फसल है जिसे किसानों के लाभ के आधार पर उगाया जाता है। जो फसलों के किसानों को अच्छा लाभ देती है उन्हें व्यावसायिक फसलें कहते हैं। एक व्यावसायिक फसल पैसा कमाने के उद्देश्य के लिए सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल है। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख ज्वार हैं। हालांकि इन्हें मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है, लेकिन इनका पोषण मूल्य बहुत अधिक होता है। बाजरा को अक्सर सुपर फूड के रूप में जाना जाता है। इसके उत्पादन से सतत कृषि के दृष्टिकोण के रूप में देखा जा सकता है। जबकि यह भारत में मुख्य फसल, यह एक व्यावसायिक फसल नहीं है। यह प्रतिफल लाभ पर आधारित नहीं है। गन्ना, यह उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय फसल है। यह 11 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु की अच्छी तरह से बढ़ता है। 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। कपास भारत को कपास के पादप का मूल घर माना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास मुख्य कच्चे माल में से एक है। यह भी एक रोपण फसल है। जीरो टिलेज सिस्टम पहली बार 1950 में चारागाह नवीनीकरण में संयुक्त राज्य अमेरिका में सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। जीरो टिलेज सिस्टम का प्रयोग पहली बार 1950 में संयुक्त राज्य अमेरिका में चारागाह नवीनीकरण में सफलतापूर्वक किया गया था। जीरो टिलेज वह प्रणाली है जहां फसल के बीज को बिना पूर्व तैयारी के ड्रिलर्स के माध्यम से बोया जाता है और मिट्टी को खराब करता है जहां पिछली फसल के अवशेष मौजूद होते हैं। जुताई प्रणाली मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को प्रभावित करती है और मिट्टी की उत्पादकता और स्थिरता का एक बड़ा प्रभाव डालती है। जीरो टिलेज का राइजोबियल्स के सदस्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और फसल अवशेष प्रतिधारण बढ़ जाता है। जीरो टिलेज और फसल अवशेष प्रतिधारण के तहत जीवाणु समुदाय में विविधता और समृद्धता का उच्चतम स्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा IIT उत्तर प्रदेश में स्थित है? IIT BHU। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत के एक सार्वजनिक तकनीकी और अनुसंधान संस्थान है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना 1999 में बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हुई थी और 1968 में इसका नाम बदलकर प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया गया। 1912 में इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में मान्यता दी गई। वाराणसी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU के 16 विभाग, 3 अंतर अनुशासनात्मक स्कूल और मानविकी और सामाजिक विज्ञान अनुभाग हैं। यह परिसर में स्थित होने के बावजूद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, संक्षिप्त IIT रुड़की या IIT रुड़की उत्तराखंड, भारत में एक सार्वजनिक तकनीकी और अनुसंधान विश्वविद्यालय जिसका निर्देशन अजीत कुमार चतुर्वेदी करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, IIT भिलाई, भिलाई छत्तीसगढ़, भारत में एक सार्वजनिक तकनीकी अनुसंधान संस्थान है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, मंडी हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले में एक सार्वजनिक तकनीकी और अनुसंधान विश्वविद्यालय है। भारत के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों का चयन कीजिए। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब।
भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था खाद्यान्नों का महत्व अंदाज। निम्न कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य नहीं है? ऋण सुविधाओं को सुदृढ़ करना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM सन 2007-8 में क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता बढ़ाने के माध्यम से चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। दूसरा, मिट्टी की उर्वरकता और उत्पादकता को पुनः प्राप्त करना। तीसरा, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। चौथा, कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और पांचवा, उच्च उपज वाले विभिन्न बीजों का वितरण। छठा, उन्नत उत्पादन तकनीकी का प्रदर्शन। सातवां, नई जारी किस्मों की फसलों को लोकप्रिय बनाना। NFSM का उद्देश्य ऋण सुविधाओं को मजबूत करना शामिल नहीं है। NFSM के तहत सन 2014-15 से उद्देश्य में मोटे अनाजों को भी शामिल किया गया था। NFSM के तहत आवरण के लिए गए हस्तक्षेपों में प्रथाओं के एक बेहतर पैकेज पर क्लस्टर प्रदर्शन, फसल प्रणाली पर प्रदर्शन, उच्च उपज वाली किस्मों का बीज वितरण, कृषि उपकरणों और संसाधन संरक्षण, उपकरण और कुशल जल अनुप्रयोगों का उपकरण, पौध संरक्षण उपाय, पोषक तत्व प्रबंधन और मिट्टी सुधारक, किसानों को प्रशिक्षण, प्रणाली आधारित प्रशिक्षण आदि शामिल है। NFSM 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 25 मिलियन टन खाद्यान्न के अतिरिक्त उत्पादन के लक्ष्य के साथ जारी रहा है। 12वीं योजना से परे मिशन को सन 2017-18 से सन 2019-20 तक 13 मिलियन टन खाद्यान्न के नए अतिरिक्त लक्ष्य के साथ जारी रखा जा रहा है। देश में सन 2017-18 के दौरान 285.01 मिलियन टन खाद्यान्न का बम्पर उत्पादन हासिल था। चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार सन 2018-19 के दौरान प्राप्त कुल खाद्यान्नों का उत्पादन 284.95 मिलियन टन है। NFSM को देश के 29 राज्यों को चिन्हित जिलों में लागू किया जाएगा। 28 राज्यों की चिन्हित। उत्तर प्रदेश में सन 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की कौन सी योजना शुरू की गई? मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, आत्मनिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। आत्मनिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में सुधार करके उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। अम्ब्रेला योजना के तहत सभी अलग अलग योजनाएं आएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सन 2022 तक किसानों की आय में वृद्धि करना और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों को नियोजित करना है। इस योजना के तहत सरकार अपने उत्पादों के विपणन और मूल्यवर्धन, निवेश और मदद के लिए प्रोत्साहन करती है। उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ योगी आदित्यनाथ सरकार ने कृषि क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ राज्य विधानसभा में सन 2021-22 के लिए 55,270.78 करोड़ रुपए का बजट पेश किया और सन 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उद्देश्य से वर्ष सन 2021-22 में आत्मनिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, महिला और बच्चों के कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए। परंपरागत कृषि विकास योजना, जैविक खेती को संवर्धन और बढ़ावा देने, उसके परिणाम स्वरूप मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, सभी पात्र भूमि धारकों के किसानों और उनके परिवारों को आय सहायता प्रदान करना। चूना पत्थर उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है?
मिर्ज़ापुर। उत्तर प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। यहाँ धन उत्तर में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं और दक्षिण में विंध्य पर्वतमालाओं में पाए जाने वाले विभिन्न युगों की चट्टानें नीचे छिपा है। उत्तर में पाए जाने वाले खनिजों में शामिल है चूना पत्थर, जो मिर्ज़ापुर जिले के गुरुमा कनाच बापूहारी में पाया जाता है। सोनभद्र जिले में कजराहट और मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बांदा में डोलामाइट, इलाहाबाद जिले के करछना में कांचरेत, बांदा जिले में करबी और मऊ जिले में मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में संगमरमर, बांदा जिले के राजखेवा में बॉक्साइट, ललितपुर जिले में यूरेनियम। इसके अलावा मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जिले में बॉक्साइट, एडुलूसाइट, बैरासाइट और एडुलूसाइट पाए जाते हैं। राज्य में बलुआ पत्थर, कंकड़, रेत, नमक, पंटर, मोरंग, रेत, अन्य लघु खनिज भी पाए जाते हैं। पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? इनमें से कोई नहीं। पीली क्रांति का संबंध तिलहन जैसे सरसों, मूंगफली, तिल आदि से है। सैम पित्रोदा को पीली क्रांति का श्रेय दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हाइब्रिड तिलहनों के उत्पादन के कारण खाद्य तेल के उत्पादन में भी अचानक वृद्धि हुई। पीली क्रांति की शुरुआत 1986 से 87 में हुई थी। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, धूसर क्रांति खाद्य और उर्वरक, नीली क्रांति मछली उत्पादन, स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन, लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन, गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन, सिल्वर क्रांति अंडा उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, भूरी क्रांति गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। धूसर में खाद और उर्वरक हो जाएगा। भूरी क्रांति गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होगा। काली क्रांति जैव ईंधन उत्पादन होगा। इंद्रधनुष क्रांति कृषि। सदाबहार क्रांति भोजन, अनाज, फलों और सब्जियों की बर्बादी में कमी। श्वेत क्रांति पशु कल्याण। केसर क्रांति सौर ऊर्जा। उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासनिक जिले और संभाग मौजूद हैं? 15 जिले और संभाग 18 हैं। उत्तर प्रदेश समृद्ध इतिहास, शानदार शहरों, अद्भुत पर्यटन स्थलों, अनूठी परंपराओं और संस्कृति का दावा करता है। 2,43,286 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। 19.98 करोड़ की आबादी को मिलाकर सन 2011 की जनगणना का उत्तर प्रदेश देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक जिले और संभाग। उत्तर प्रदेश में 75 जिले 18 संभागों में बांटा गया है। प्रत्येक जिला एक जिला कलेक्टर या एक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शासित होता है। जिले को आगे उप मंडलों में विभाजित किया जाता है, जो उप विभागीय मजिस्ट्रेटों द्वारा शासित होते हैं। उप मंडलों को खंडों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पंचायत और नगर पालिकाएं शामिल हैं। यदि पंचायत समिति भंग है तो नवनिर्वाचित पंचायत समिति का कार्यकाल कब तक रहेगा? जितना भंग हुई पंचायत समिति का शेष कार्यकाल है। पंचायत विघटन के मामले में विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर एक नया चुनाव पूरा करना होगा और नवनिर्वाचित सदस्यों को केवल कार्यकाल के शेष भाग के लिए पद धारण करना होगा, न कि पूरे 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए। यदि शेष अवधि 6 महीने से कम थी तो पीठ ने कहा कि नए सिरे से चुनाव नहीं किया जा सकता। पंचायत राज संस्थाओं में पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर ग्रामीण स्थानीय सरकारें हैं। इसे 1992 के 93वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संस्थागत किया गया था। समिति के 5 वर्ष के लिए चुना गया और इसका नेतृत्व पंचायत समिति के नेताओं द्वारा चुने गए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करते हैं। अन्य ग्राम पंचायतों की देखरेख एक सरपंच समिति द्वारा की जाती है। यह जिले में पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच एक समन्वय निकाय के रूप में कार्य करता है। गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का अनुपात
लोगों की संख्या के अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात लोगों की संख्या के अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे कुल संख्या को कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है ताकि गरीब जनसंख्या के अनुपात का अनुमान लगाया जा सके। प्रतिशत प्राप्त करने के लिए इस संख्या को 100 से गुणा किया जाता है। सबरी संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश में कुपोषण दूर करने के लिए शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में कुपोषण को मिटाने के लिए सबरी संकल्प अभियान शुरू किया गया था। यह योजना शुरू में उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में शुरू की गई थी। 29 जिलों में 73,793 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए, जिसके तहत 70 लाख नब नहीं 7,09,012 महिलाओं को इस योजना सीधा लाभ लेने के लिए चिन्हित किया गया। इस योजना के तहत राशि का सीधा हस्तांतरण लाभार्थी के खाते में होता था। 75 जिले, 25 सारस क्रेन, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और सबसे बड़ा जिला लखीमपुर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भारत में स्कूल में मध्याह्न भोजन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत राज्य का जिसने बच्चों के स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए 1962 में मिड डे मील की शुरुआत की। बाद में इसे 15 अगस्त 1995 केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया। तमिलनाडु में 1962 मिड डे मील की शुरुआत की गई थी, MDMS। मिड डे मील योजना के बारे में। मिड डे मील योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के अंतर्गत आती है। केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 1995 में शुरू की गई। यह प्रावधान करती है कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक में पढ़ने वाले 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को जो स्कूल में दाखिला लेते हैं और भाग लेते हैं, उसे 450 कैलोरी की पोषण मानकों वाले गर्म पका हुआ भोजन और प्राथमिक 1 से 5 तक के लिए 12 ग्राम प्रोटीन और उच्च प्राथमिक के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन स्कूल की छुट्टियों को छोड़कर हर दिन मुफ्त प्रदान किया जाएगा। इस योजना में सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल सर्व शिक्षा अभियान SSA के तहत समर्थित मदरसा और मकतब भी शामिल है। पिछले मध्याह्न भोजन नियम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन 2013 के तहत वर्ष सन 2015 में अधिसूचित किए गए थे, लेकिन समय समय पर संशोधन किया गया। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1921 की जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया था। सन 2011 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से अधिक था। ये सही है। 1 और 2 दोनों सही है। उत्तर प्रदेश भारत की चौथी घनी जनसंख्या वाला राज्य है। 1921 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व 159 प्रति वर्ग किलोमीटर थी। यह अन्य जनगणना वर्षों की तुलना में कम है, इसलिए कथन 1 सही है। भारत में जनसंख्या घनत्व 77 प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया था। वर्ष की कमी थी। जनगणना सन 2011 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर था। यह राष्ट्रीय औसत से अधिक है, इसलिए यह कथन 2 सही है। राष्ट्रीय औसत 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। गाजियाबाद जिले की जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक। ललितपुर जिले की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या है। राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद 3,971, वाराणसी 2,395, लखनऊ 1,816 है। राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ललितपुर 242, सोनभद्र 270, हमीरपुर 275। जुलाई सन 2021 में किस राज्य ने
राज्य की सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने राज्य की सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया। इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करना और ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। प्रदेश में पहली बार सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवालय बनेगा। उत्तर प्रदेश में फिलहाल 58,189 ग्राम पंचायत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। जिलों की संख्या 75 है। लोकसभा सीटों 80 है। राज्यसभा की सीटें 71 है। आसरा योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया था? सन 2012 में। उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को मुफ्त आवास प्रदान करने के लिए आसरा योजना शुरू की गई थी। यह योजना उत्तर प्रदेश गरीब लोगों को मुफ्त आवास प्रदान करने आसरा योजना शुरू किया गया था। यह योजना उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा शुरू की गई थी। यह गरीबी लोगों को मुफ्त में गुणवत्तापूर्ण आवास प्रदान करना। योजना वर्ष सन 2012 में प्रारंभ की गई थी। मान्यवर काशीराम शहरी गरीब आवास योजना पूर्व मुख्यमंत्री मायावती द्वारा शुरू की गई थी, जिसे सन 2012 में खत्म कर दिया गया और आसरा योजना शुरू की गई। पुरानी योजना अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के मान्यवर काशीराम शहरी गरीब आवास योजना पूर्व मुख्यमंत्री मायावती द्वारा शुरू की, जिसे सन 2012 में खत्म कर दिया गया। आसरा योजना शुरू की गई। पुरानी योजना अनुसूचित SC और ST के बहुमत को मुफ्त आवास उपलब्ध कराने पर केंद्रित थी। हालांकि नई योजना के तहत सभी लोगों के जाति के लोग लाभान्वित हैं। आसरा योजना के तहत प्रथम चरण में 4,000 मकान बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। योजना के तहत आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और उसके नाम का कोई घर नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य या आंकड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। साक्षरता दर सन 2011 67.68 और कुल जिले 75। मनरेगा के तहत कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी? 100 दिनों की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यह एक श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देता है। इसे आधिकारिक तौर पर 2 फरवरी सन 2006 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सन 23 अगस्त सन 2005 को पारित किया गया के तहत लॉन्च किया गया था। इस अधिनियम को पहली बार 1991 में PV नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मनरेगा एक इस अधिनियम को पहली बार 1991 में BP नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया था। मनरेगा एक योजना है जो मनरेगा अधिनियम पर आधारित है। मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायत द्वारा लागू किया जाता है। मनरेगा के लिए नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय। मनरेगा का मुख्य रूप से ग्राम पंचायत द्वारा लागू किया जाता है। मनरेगा के लिए नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय। मनरेगा का जनादेश प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। मनरेगा योजना के खर्च केंद्र और राज्यों के बीच अनुपात में विभक्त है, 90 और 10। नरेगा योजना का खर्च। नरेगा ग्रामीण
राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 के रूप में भी जाना है। मनरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। यह काम करने के अधिकार को गारंटी देता है और भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने सितंबर सन 2005 में आधिकारिक अधिनियम पारित किया गया था। अधिनियम 22 जून सन 2005 को पारित किया गया था और बिल 22 मार्च 5 को प्रकाशित किया गया था। यह अधिनियम ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा पेश किया गया। यह अधिनियम 2 फरवरी सन 2006 को शुरू किया गया था और यह अभी भी लागू है। अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा और आजीविका को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करना और उसके वयस्क अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वयंसेवक है। वह अधिनियम पहली बार 1991 में पीवी नरसिंहा राव द्वारा प्रकाशित किया गया था। मनरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्यों के बीच 9.10 के अनुपात में विभाज्य है। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? राज्य सरकार का एक अधिकारी। राज्य सरकार के एक अधिकारी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता है। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जनपद पंचायत से जुड़े सभी विकास और कार्यों के त्वरित उत्पादन के लिए नियुक्त किया गया। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी का विचार मनपसंद जनपद पंचायत और पंचायत समिति और जिला पंचायत या जिला परिषद नामक 2 अलग अलग स्तरों पर है। जनपद और जिला पंचायतों के माध्यम से ग्राम पंचायतों की सरकारी पंचायती राज की कई ग्राम पंचायतें आती है। जनपद पंचायत खंड स्तर पर विकासात्मक परियोजनाएं कहलाती हैं। जिला परिषद जिला स्तर पर विकासात्मक परियोजना कहलाती है। जिला और जल पंचायतों के माध्यम से विभिन्न विभागों से हस्तांतरित सरकारी योजनाओं के लिए धन प्राप्त किए। एकीकृत बाल विकास परियोजना उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? 1975 में। एकीकृत बाल विकास परियोजना उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? 1975 में। वर्तमान में अन्नपूरक पोषाहार के तहत 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को 125 ग्राम प्रति लाभार्थी प्रतिदिन, 150 ग्राम प्रति लाभार्थी, गर्भवती महिलाओं को 150 ग्राम प्रति लाभार्थी प्रतिदिन की दर से आंगनबाड़ी केंद्रों में व्यवसाय के माध्यम से घर का राशन जाता है। 3 से 6 साल के बच्चों को स्वस्थ होकर परोसा जाता है। एमाइलेज मुक्त आहार लेने के रूप में उपलब्ध है। 6 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए परियोजना 6 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 20 से 45 वर्ष की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को दिया गया है। सन 2011 की जनगणना का निम्नलिखित कौन सा उत्तर प्रदेश सबसे अधिक साक्षर जिला है? गौतम बुद्ध नगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ। पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा जिला हापुड़। सन 2011 की जनगणना के अनुसार गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के सबसे साक्षर जिला है। गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता 80.1% है। 18,000 करोड़।
वर्ष 2021-22 के लिए 18,172 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था समग्र शिक्षा अभियान के लिए की है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए 3,406 करोड़ प्रस्तावित है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों को हर वर्ष मुफ्त यूनिफॉर्म प्रदान करने के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सभी प्राथमिक क्षेत्रों के जूते और मोजे और स्वेटर प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को स्कूल बैग प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 110 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद उत्तराखंड भारतीय मणिपुर 27वां राज्य बना। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, कानपुर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल। गंगा इस राज्य की प्रमुख नदी है। गंगा की कुल लंबाई 25 वर्ग किलोमीटर है, में से 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में है। दुनिया का छठा अजूबा यानी ताजमहल आगरा में है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? इज्जत नगर बरेली। उत्तर प्रदेश के भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान इज्जत नगर बरेली में स्थित है। यह पशु चिकित्सा संबंधित क्षेत्रों में एक अत्याधुनिक 1900 में यह चिकित्सा और संबंधित क्षेत्रों में एक अत्यधिक अनुसंधान सुविधा है। मुक्तेश्वर, बेंगलोर, पालमपुर और पुणे, कोलकाता और श्रीनगर इसके क्षेत्रीय परिसरों में से एक। 1925 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। का नाम बदल इंपीरियल वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। इसका नाम बदल के इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद संस्थान का नाम बदलकर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्वास्थ्य संस्थान कर दिया। स्वास्थ्य वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान मंत्रालय नई दिल्ली के प्रकाशित पर्यवेक्षण है। तेंदुलकर समिति है गरीबी का अनुमान। गरीबी उन्मूलन हो गया। प्रोफेसर डी तेंदुलकर की अध्यक्षता में इस निर्यात समूह का गठन सन 2005 में गरीबों की आधिकारिक आकलन के लिए कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और मौजूदा प्रक्रिया में बदलाव की सिफारिश करने के लिए किया गया था। तेंदुलकर समिति ने सन 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और प्रचलित खपत पैटर्न वस्तुओं और सेवाओं की 1973-74 की गरीबी रेखा की टोकरी से जुड़े थे, जबकि उस समय में गरीबों के उपभोग पैटर्न में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे जो गरीबी के अनुमानों से परिलक्षित नहीं हुए थे। तेंदुलकर समिति ने सन 2004-05 के लिए गरीबी रेखा की गुणवत्ता एक स्तर पर की थी, जो क्रय शक्ति समानता के पदों में 33 रुपये प्रति दिन के बराबर था। पीपी मॉडल से तात्पर्य उस पद्धति से जो दो देशों में समान वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए आवश्यक धन को निकालने के लिए उपयोग करता है। महत्वपूर्ण समितियों और आयोगों की सूची। पीके मोहंती समिति भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए वर्तमान स्वामित्व दिशा निर्देशों और कॉपरेटिव आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग व्यापार नीति सुधार। चक्रवर्ती समिति मौद्रिक नीति। नरसिम्हा समिति बैंकिंग सुधार। भगवती समिति बेरोजगारी और लोक कल्याण। सी राव समिति कृषि नीति।
रंगराजन समिति बैंकिंग उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के निवेशन का कंप्यूटरीकृत रंगराजन समिति बैंकिंग उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के निवेशन का कंप्यूटरीकरण लोढ़ा समिति भारत में केंद्रीय लोढ़ा समिति भारत में क्रिकेट के लिए सुधारों की सिफारिश करने के लिए लोढ़ा समिति। निम्नलिखित में से किस शहर को बुंदेलखंड का कश्मीर भी कहा जाता है? चरखारी उत्तर प्रदेश के महुआ जिले का एक शहर है। इसे चरखारी बुंदेलखंड का कश्मीर के रूप में भी जाना जाता है। ब्रिटिश राज की अवधि के दौरान चरखारी राज्य भारत की रियासतों में से एक था। सन 2011 की जनगणना के अनुसार चरखारी में पुरुषों की जनसंख्या 53%, महिलाओं 47% और 16% जनसंख्या 6 साल से कम उम्र की है। सन 2019 और 20 में गेहूं उत्पादक राज्यों की सही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश। सन 2019-20 में गेहूं उत्पादक राज्यों का सही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। यही होना चाहिए। नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। भारत में गेहूं उगाने वाले प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। गेहूं उत्पादन तापमान तेज धूप के साथ 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड और 21 से 26 डिग्री के बीच, वर्षा लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर। मिट्टी के प्रकार अच्छी तरह से सूखा, उपजाऊ, दोमट और चिकनी दोमट। शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। यह उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल और मुख्य खाद्य फसल है। हरित क्रांति की सफलता ने रबी फसलों को विशेषकर गेहूं के विकास में योगदान दिया है। कृषि के मैक्रो प्रबंधन प्रणाली, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय खाद्य कृषि विकास योजना गेहूं की खेती का समर्थन करने के लिए कुछ सरकारी पहल है। उत्तर प्रदेश पहले नंबर, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। परसेंटेज 30%, 18%, 16% और प्रोडक्शन 32.33 मिलियन टन और ये 19 यानी 20 मिलियन टन, ये 18 मिलियन टन। उत्तर प्रदेश में संभागों की संख्या 18 है। उत्तर प्रदेश उत्तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। साक्षरता दर 67.68 और जिले 75। नृत्य चरकुला, ख्याल, रासलीला, नौटंकी आदि। उत्तर प्रदेश 75 जिलों और 18 संभागों में बांटा गया है। प्रत्येक जिला एक जिला कलेक्टर और एक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शासित होता है। जिले के आगे उप मंडलों में विभाजित किया गया है, जो उप विभागीय मजिस्ट्रेटों द्वारा शासित होता है। उप मंडलों को ब्लॉकों में विभाजित किया गया है, जिसे पंचायत नगर पालिकाएं शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद किस अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आई? भारत सरकार अधिनियम 1935। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद विधानसभा दोनों है। इसका अर्थ है कि हम कह सकते हैं कि यह एक द्विसदनीय विधायिका है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया है। इसका गठन 1937 में हुआ था। विधान परिषद की पहली बैठक 29 जुलाई 1937 में हुई थी। सभापति सर सीताराम थे। उप सभापति बेगम एजाज रसूल थी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। 90 का चुनाव किया जाता है, 10 को मनोनीत किया जाता है। 10 सदस्यों में राज्यपाल द्वारा कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवाओं के आधार पर नामित किए जाते हैं। 90 सदस्यों में से 38 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं और 36 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं। 8 सदस्य शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। 8 सदस्य
स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। उच्च सदन के रूप में विधान परिषद राज्य विधानमंडल का एक अस्थायी सदन है। वर्तमान में देश के 6 राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधानसभाएं हैं। विधानसभा के अनुच्छेद 169, 171, 171(2) में विधान परिषद के गठन और संरचना से संबंधित प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 169 में राज्य में विधान परिषद के उन्मूलन या निर्माण का प्रावधान है। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/1 से अधिक नहीं होगी, लेकिन सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा सदस्यों के 6 वर्षों के समान होता है और कुल सदस्यों का 1/3 1/3 हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के रूप में विधान परिषद के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा नहीं चुने जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173 सदस्यों के लिए योग्यता से संबंधित है, जिसे 30 वर्ष की आयु प्राप्त करनी होती है। विधान परिषद का अध्यक्ष परिषद के सदस्यों में से चुना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? चरकुला है, कर्मा, मंजरी, लाहो नृत्य शैली उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति बहुत जीवंत है। इतिहास के दौरान उत्तर प्रदेश पर शासन करने वाले विभिन्न शासकों ने इस राज्य की संस्कृति को मजबूत किया है। उत्तर प्रदेश में नृत्यों के मोटे तौर पर शास्त्रीय और लोक नामक 2 शास्त्रीय श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहले समूह में कथक शामिल है, जबकि बाद में इसकी सूची चरकुला, कर्मा और दादरा है। लोक प्रदर्शनों में रास लीला, चारकुला 2 नृत्य हैं, जबकि उत्पत्ति भगवान कृष्ण के समय में हुई थी। कर्म आदिवासी का नृत्य रूप है। इस नृत्य द्वारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोंडवाना और छत्तीसगढ़ आदिवासियों में भी व्यापक रूप से फैला है। यह अन्य लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में भी लोकप्रिय है। चौपली, थाली नृत्य, जुड्डा, जेंटा नृत्य, मंजरी नृत्य। लाहो नृत्य मेघालय का है। बेहदीन खलम उत्सव के दौरान किया जाता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। जनजातियाँ इस नृत्य उत्सव का प्रदर्शन करती हैं। देरोगाता, दोद्रुआ, दाद, नोग क्रेम मेघालय के कुछ नृत्य हैं। निम्नलिखित में कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है? जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। पंतनगर विश्वविद्यालय, जिसे जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, भारत का पहला कृषि विद्यालय था। जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय UPAU की स्थापना की। 1972 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, राजनेता और भारत रत्न पुरस्कार विजेता पंडित गोविंद बल्लभ पंत के सम्मान में नाम बदलकर गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। विश्वविद्यालय ऊधम सिंह नगर जिले के पंतनगर, उत्तराखंड के कैंपस टाउन में स्थित है। विश्वविद्यालय को भारत की हरित क्रांति के अग्रदूत के रूप में मान्यता प्राप्त है। बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा उत्तर प्रदेश, भारत में एक विश्वविद्यालय है जो कृषि में माहिर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ उत्तर प्रदेश, भारत में एक कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना सन 2002 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। कहाँ पे? झांसी जिले में। भारत के बनाए गए भू राजस्व रिकॉर्ड ने भूमि उपयोग को में वर्गीकृत करता है, 9 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। भारत में बनाए गए भू राजस्व रिकॉर्ड को भूमि उपयोगिता को 9 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। ये 9 श्रेणियाँ: पहला वन, दूसरा अस्थायी चारागाह और अन्य चारागाह भूमि,
वर्तमान पड़ती भूमि के अलावा अन्य पड़ती भूमि, गैर कृषि उपयोग के अंतर्गत क्षेत्र, विविध वृक्ष, फसलें, वर्तमान पड़ती भूमि, बंजर और बिना जुताई की भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि, शुद्ध कृषित क्षेत्र। भू उपयोग रिकॉर्ड भू राजस्व विभाग द्वारा बनाया जाता है। भू उपयोग श्रेणियों रिकॉर्डों क्षेत्र में जुड़ती हैं जो भौगोलिक क्षेत्र से कुछ अलग हैं। भारत का सर्वेक्षण भारत में प्रशासनिक इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र को मापने के लिए जिम्मेदार है। दोनों अवधारणाओं के बीच न्यूनतम एकांतर कर का अंतर है। भू राजस्व रिकॉर्ड के अनुमानों के आधार पर पूर्व में कुछ परिवर्तन हुए, लेकिन बाद में सर्वेक्षण में भारत के सर्वेक्षण के अनुसार बदलाव नहीं हुए। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP डिजिटल चीज़ों के लिए एक दृष्टिकोण है। DILRMP भूमि संसाधन विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। इस कार्यक्रम के तहत नागरिक को वास्तविक समय पर भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.4711 एकड़। 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर क्षेत्रफल की एक मात्रक है। यह मुख्य रूप से भूमि मापन के लिए उपयोग किया जाता है। 1 हेक्टेयर बराबर 2.4771 1 सेंटीमीटर और 10 mm। 1 फुट बराबर 12 इंच या 30.48 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर या 0.0833 फीट। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर यानी 3280.84 फीट। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर यानी 39.3701 इंच। 1 मील बराबर 1.60934 किलोमीटर 5280 फीट। 1 यार्ड बराबर 36 इंच 0.91444 मीटर। 1 एकड़ बराबर 0.4047 हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? बिजनौर में। बुक्सा, जिसे बुक्सा भी कहा जाता है, स्थानीय लोग जो मुख्य रूप से भारतीय राज्यों उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वे ज़्यादातर बाहरी हिमालय की तलहटी में देहरादून और नैनीताल जिलों में रहते हैं। वे उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में भी पाए जाते हैं, जहां उन्हें मेहरा के नाम से जाना जाता है। अतः विकल्प 1 सही है। दोनों समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। बुक्सा जनजाति बुक्सा भाषा बोलते हैं। यह भाषा मुख्य रूप से उत्तराखंड के नैनीताल जिले में बोली जाती है, जो एक विकर्ण के रूप में रामनगर से दिनेशपुर तक फैला हुआ है। यह किच्छा और काशीपुर तहसील के 130 गांवों, कुछ बिजनौर और पौड़ी गढ़वाल जिले के आसपास बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजातियों की आबादी लगभग 4367 है। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त सन 2017 में अनुसूचित जनजाति निम्नलिखित हैं। आगरिया सोनभद्र जिले में, बैगा सोनभद्र के जिले में, भोटिया हो गया, भुइया या भुइयाँ सोनभद्र जिले में, बुक्सा चेरो सोनभद्र वाराणसी जिले में, गौड़ धुरिया नायक पथरी राजगौड़ महाराज सिद्धांतनगर बस्ती गोरखपुर, देवरिया कुशीनगर मऊ आजमगढ़ जौनपुर वाराणसी मिर्जापुर सोनभद्र, चौनसारी हो गया, खरवार खैरवार देवरिया बलिया गाजीपुर वाराणसी सोनभद्र जिले में, पंखा पनिका सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में, परहिया सोनभद्र जिले में, पटारी सोनभद्र जिले में, राजी सहरिया ललितपुर जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा विभाग के बारे में गलत है? यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में 7 किलोमीटर के दायरे में एक उच्च विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मार्च सन 2009 में शुरू किया गया था। इसे उत्तर प्रदेश से पूरे भारत में लॉन्च किया गया था। यह सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 40 और 60 के अनुपात में एक विशेष प्रायोजित योजना है। विशेष श्रेणियों के राज्यों के लिए 90-10 है। योजना का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना, उनकी गुणवत्ता में सुधार करना,
एक बस्ती में 5 किलोमीटर के दायरे में एक उच्च विद्यालय और 7 किलोमीटर के दायरे में एक इंटर कॉलेज स्थापित किया गया था। योजना का कार्यान्वयन सन 2009 और 10 से शुरू हुआ है। किसी भी बस्ती के उचित दूरी के भीतर एक माध्यमिक विद्यालय प्रदान करके योजना के क्रियान्वयन के माध्यमिक चरण सन 2005-06 में 52.26 से 75 के नामांकन दर प्राप्त करने की परिकल्पना की गई। इसका उद्देश्य सन 2020 तक ड्रॉप आउट दर को 0% तक कम करना है। योजना के तहत प्रदान की जाने महत्वपूर्ण भौतिक सुविधाएं अतिरिक्त कक्षाओं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कला शिल्प कक्ष, दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवासीय छात्रावास सन 2018 में सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा के साथ एकीकृत किया गया और इसका नाम शिक्षा अभियान रखा गया।